एक्स्ट्रा। सर, इन्होंने ना 2018 में अपने निवेश की शुरुआत की है, जिसमें से ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिसमें ये अभी निवेश रोक चुके हैं, लेकिन अभी अपना पैसा इन फंड्स में से निकाला नहीं है। और दूसरी ओर कुछ मौजूदा फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है जिनमें इन्होंने लमसम निवेश किया हुआ है और किसी में इन्होंने एसआईपी कर रखी है। मेरे ख्याल से इन्होंने पूरा शेयर बाजार ही खरीद रखा है जिस तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। तो सबसे पहले इस सवाल के कई पहलू हैं। मेरे ख्याल से फंड्स के नाम हम दर्शकों के लिए स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे ताकि उन्हें समझ में आए। विकास के पहले वो फंड्स पीवी सर जिसमें इन्होंने अपना निवेश रोका हुआ है, पैसे निकाले नहीं है लेकिन निवेश रोका हुआ है। और बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी है, डीएसपीपीआर माइक्रो कैप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी है, कोटक सिलेक्ट फोकस है, टाटा बैलेंस फंड है, यूटीआई मिड कैप फंड है। इनमें से मुझे बताइए कि ये अपना जो निवेश रोक चुके हैं, जो जमा कर चुके हैं पैसे, करंट वैल्यू तो नहीं दी है लेकिन निवेश राशि मेंशन की है, किसमें से पैसे निकाल लें? नहीं, इन्होंने देखिए, इनमें से पैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पैसे नहीं चाहिए तो कोई सब अच्छे फंड्स हैं, तो आई डोंट सी एनी रीजन टू रिमूव। हाँ, कोटक सेलेक्ट फोकस और टाटा बैलेंस फंड से निकाल सकते हैं, और यूटीआई मिड कैप ठीक है, और बिरला फ्रंटलाइन से निकाल के कोई और मतलब वो अगर अपना इंडेक्स फंड में भी डालते हैं तो शायद उनका परफॉर्मेंस बेटर होगा, क्योंकि कोई भी लार्ज कैप फंड ने इंडेक्स को बीट नहीं किया है लास्ट 3-4 ईयर्स में। तो कोई ग्रेट कारण नहीं लगता है कि इतने सारे फंड हों। जिनमें से आप निकलने की सलाह दे रहे हैं, स्पेसिफिकली वो कौन से फंड है और क्यों दे रहे हैं निकलने की सलाह? लार्ज कैप है, वो सब लार्ज कैप है। बिरला फ्रंटलाइन, कोटक सेलेक्ट फोकस और टाटा बैलेंस फंड। टाटा बैलेंस फंड में भी डेट भी है, हाँ। तो उसमें से निकले। देखिए कविता जी, ये भी जरूरी है कि बताएं कि इनका टोटल निवेश कितना है और उसमें से इक्विटी में कितना और डेट में कितना है। हाँ। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इनको इक्विटी में रहना है तो टाटा बैलेंस फंड की जरूरत नहीं है, तो डेट के लिए अलग से कुछ करें। इसीलिए ये 3 फंड से निकाल के मैं बोल रहा हूँ कि कोई इंडेक्स फंड में रहें, तो दैट विल आल्सो बी गुड। बिल्कुल, हमारे पास डिटेल्स में इनकी उम्र भी नहीं है ताकि हम इनकी रिस्क एपेटाइट भी एक तरह से डिसाइड करके इनको सलाह दे सकें। लेकिन बीवी सर, मौजूदा निवेश जो है ना, इनका कोटक मल्टी कैप में है, एलएनटी मिड कैप में है, निप्पॉन स्मॉल कैप में है और पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी और साथ ही एचडीएफसी का सेंसेक्स प्लान पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। लगभग 4 लाख इनके पास हैं कोटक मल्टी कैप में और 2.5 लाख हैं एलएनटी मिड कैप में। ये दो सबसे बड़ा निवेश मुझे दिखाई दे रहा है इनके मौजूदा पोर्टफोलियो में। तो ये शायद लमसम है, क्योंकि या तो ये लमसम है या तो ये कह रहे हैं कि ये इनकी करंट वैल्यू है निवेश की। तो इन दोनों में मैं चाहती हूँ कि आप पहले बात करें। तो ये दोनों अच्छे फंड्स हैं, लेकिन मिड कैप कुछ ज्यादा ही है इनका। तो मिड कैप से निकल के थोड़ा 6.5 लाख रुपया इनका मिड कैप में है और सिर्फ 65,000 रुपया इनका सेंसेक्स प्लान। सेंसेक्स प्लान जो है वो लार्ज कैप है, तो थोड़ा शिफ्ट वो मिड कैप से लार्ज कैप में कर सकते हैं। मतलब थोड़ा कोटक मल्टी कैप से निकाल के, थोड़ा एलएनटी मिड कैप से निकाल के एचडीएफसी के सेंसेक्स प्लान में डाल सकते हैं। अच्छा पीवी सर, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ जी बिल्कुल, आप चेंज तो कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ना, विकास ने कई सारे फंड्स ने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखे हुए हैं। हमारी बात क्योंकि नहीं हो पा रही तो हमें नहीं पता कि कोई आर्थिक सलाहकार से सहायता ली है या नहीं ली है, लेकिन क्या इतने सारे फंड्स का जमा होना पोर्टफोलियो में जरूरी होता है? नहीं, और वो भी आप देखिए ना, बिरला सन लाइफ में 20,000, डीएसपी में 20,000, सब में 20,000 है, लेकिन कोटक मल्टी कैप में 4 लाख है। जो आदमी 4 लाख एक फंड में निवेश करना जानता है और डज नॉट माइंड पुटिंग, तो इतने सारे फंड्स में 20,000 क्यों डाल रहा है? अगर 2 लाख 4 लाख भी डाला होता तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ लोग डरते हैं कि मैं 4 लाख एक फंड में डालूं कि नहीं। आप देखिए, वो पहला उन्होंने जो फंड बताया, 1 2 3 4 5 6 फंड, वो सब मिला के उनका 4 लाख नहीं होता है, और एक कोटक मल्टी कैप में उन्होंने 4 लाख जमा किया। सो आई डोंट थिंक उनको इतने सारे फंड की जरूरत है। हाँ, ओवरऑल मैं देखूं तो उनका 50-60% शुड बी लार्ज कैप, और बाकी का 40% में 20-25% शुड बी मिड कैप एंड 15% शुड बी स्मॉल कैप। ऐसा वो ब्रेकअप करें, क्योंकि उनको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लार्ज एंड मिड कैप में, उसमें थोड़ा लार्ज भी आ जाता है, मिड कैप भी आ जाता है, तो मल्टी कैप में भी फिर उनको देखना चाहिए। और उनको ये समझना चाहिए कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में फर्क ये है कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर कोई भी रेशियो चूज कर सकता है, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप में उनको 40% लार्ज कैप और 40% मिड कैप में रहना पड़ेगा। तो इतने सारे फंड्स में से वो ऐसा है 2-4 फंड्स चूज करें, वो भी काफी है।
हाँ, उनके पास एक सेंसेक्स प्लान है जो लार्ज कैप है, तो ये भी ध्यान में रख के वो 4-5 फंड चूज़ करें। अभी उनके पास तो 8 और 4 12-13 फंड है। उसमें से वो 6-7 फंड में आ सकते हैं पहले। चलिए, तो विकास को ये सलाह दी जा रही है, कुछ माइनर चेंजेस है लेकिन आगे चल के कोई और फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल मत कीजिएगा। गौर से बिल्कुल ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अनिल का मैं सवाल लूंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पीवी जी ये पूछ रहे हैं कि फंड हाउस को बदलना कब चाहिए या स्कीम में से अगर आपको स्विच करना हो तो किस तरह से स्विच करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि फंड की स्विचिंग क्या होती है। हाँ, फंड की स्विचिंग, देखिए स्विचिंग हम तब बोलते हैं जब एक ही फंड के अंदर हम निवेश चेंज करते हैं। मैंने कोई एक फंड हाउस के लार्ज कैप में रखा है, उस लार्ज कैप से मैं अगर मैं मल्टी कैप में डालता हूँ या मिड कैप और स्मॉल कैप में डालता हूँ तो उसको हम स्विचिंग बोलते हैं। और अगर हम फंड हाउस चेंज करते हैं तो हम उसको रिडम्पशन करके दूसरे निवेश की बात करते हैं। बट दोनों का टैक्स इम्प्लीकेशन वही होता है। अगर मैं एक मान लीजिए मैं एचडीएफसी के लार्ज कैप फंड से एचडीएफसी के मिड कैप फंड में जाऊं तो मैं उसको स्विच बोलता हूं, लेकिन होता वही है। मेरा एक फंड में से रिडीम होता है और दूसरे फंड में निवेश होता है, तो उसका भी वही होता है। और अगर मैं मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई के फंड से टेम्पलटन के फंड में जाऊं तो भी वही होता है, लेकिन आईसीआईसीआई से वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आएगा और मेरे बैंक अकाउंट में आने के बाद वो टेम्पलटन में जाएगा। लेकिन उसका टैक्स इम्प्लीकेशन तो वही है। मुझे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी है वो तो लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं एक फंड हाउस के अंदर ही स्विच करूं तो मुझे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स जरूर लगेगा, दोनों में टैक्स लगेगा। एक को हम स्विचिंग बोलते हैं, दूसरे को हम रिडम्पशन एंड री इन्वेस्टिंग बोलते हैं, लेकिन होता तो वही है। ये कब करना चाहिए अगर स्विचिंग पर ही मैं फोकस करना चाहूँ तो किस स्थिति में। स्विचिंग का कोई अगर आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा है तो आपको स्विचिंग करना बहुत, अभी समझिए कि लार्ज कैप बहुत आगे चल गया है और लार्ज कैप और मिड कैप के परफॉर्मेंस में बहुत फर्क है। और आपका काफी पैसा लार्ज कैप में है और आपको लगता है अभी मेरा लार्ज कैप तो बहुत अच्छा चल गया, अभी थोड़ा पैसा मैं लार्ज कैप से निकाल के मिड कैप में डालूं, वो कर सकते हो। दूसरी बात आप तब कर सकते हो जब आपको लगता है कि मेरी अभी उम्र ज्यादा हो गई है, मैंने ये सब निवेश 30 साल की उम्र में किया था, अब मैं 55 साल का हो गया हूँ। अभी थोड़ा पैसा मैं इक्विटी से निकाल के बैलेंस फंड में या डेट फंड में डालूं ताकि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा 50-50 होगा, राइट। थोड़ा मेरा रेशियो चेंज करने के लिए कर सकता हूँ। या तो कभी ऐसा होता है कि फंड मैनेजर चेंज होता है या कोई दो फंड हाउसेस मर्ज होते हैं, एक फंड हाउस को दूसरे फंड हाउस ने खरीद लिया और आप नहीं चाहते हो कि इस न्यू फंड हाउस के साथ आपका पैसा रहे, तो आप स्विच कर सकते हो। तो ये कोई कारण होता है, या आपको पैसे चाहिए तो आप निवेश आप निकाल ही सकते हो, उसको मैं स्विच नहीं मानता, उसको तो मैं रिडम्पशन मानता हूँ। कभी कभी आप देखते हो कि आपको 80% रिटर्न मिला है एक फंड में, तो आप जानते हो कि अगले साल 80% तो नहीं मिलेगा, तो उसमें से आप थोड़ा निकाल लोगे या थोड़ा निकाल के कोई डेट फंड में डाल दोगे या कोई ऐसा फंड में डालोगे। लाइक सपोज अगर आपने यूएस फंड में डाला है, अभी यूएस फंड बहुत अच्छा कर रहा है और आपका यूरोप फंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो थोड़ा पैसा आप यूएस फंड से निकाल के यूरोप फंड में डालोगे कि चलो भाई उसमें बहुत प्रॉफिट हो गया, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर दूं और थोड़ा यूरोप में डाल दूं। तो ऐसे आप अगर जानकार हो तो खुद करेंगे, या तो आप कोई सलाहकार शर्त की ये है कि मदद लेके आपको आप थोड़ी स्विच करेंगे। मालूमात होनी चाहिए बाजार को लेकर और साथ ही आपने एब्सोल्युटली। पोर्टफोलियो कैसे बनाया है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे पीवी सर। और सौरभ जैन का सवाल है जो मैं ले रही हूँ। अब 2 साल से इन्होंने अपनी निवेश की प्रक्रिया शुरू की है और ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने बस अपने लिए टैक्स सेविंग फंड्स यानी ईएलएसएस स्कीम्स को ही जोड़ा है। ठीक है, अब इन्होंने मेरे ख्याल से बाजार में जितने भी बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस स्कीम्स होंगी ना पीवी सर, उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे दी है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, रिलायंस टैक्स सेवर है, डीएसपी ब्लैक रॉक टैक्स सेवर है, आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज है, आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी है। अब इनका उद्देश्य क्या है इस पोर्टफोलियो के जरिए उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि 15,000 रुपए के आसपास हर महीना एसआईपी कर रहे हैं इन 5 फंड्स में से। तो अब हमें इसको पूरी तरह से इनको समझाना होगा कि मकसद क्या है टैक्स सेविंग फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का, और क्यों 1 या 2 से ज़्यादा टैक्स सेविंग फंड्स आप ना रखें, उसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। कविता जी, पहला तो आप देखिए ये बंदा 1 2 3 4 5 फंड में निवेश कर रहे हैं जी और 15,000 रुपया पर मंथ। बिल्कुल। 15,000 पर मंथ इंटू 12 मतलब 1,80,000 रुपया ये ईएलएसएस में डाल रहे हैं। आपको ईएलएसएस में एटीसी में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, तो 30,000 रुपया का आपको टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है।
1 मिनट के लिए अगर आप मान लेंगे कि इस बंदे के पास बंदा नौकरी कर रहा है तो इसका पीएफ इनका पीएफ भी होगा और थोड़ा बहुत इंश्योरेंस तो सबका होता है, तो थोड़ा इंश्योरेंस होगा, बच्चों का स्कूल फीस होगा, पीएफ होगा और इतने सारे ईएलएसएस। मुझे तो समझ में नहीं आता इतने सारे ईएलएसएस की जरूरत क्या है। जैसे आपने कहा 1 या 2 ईएलएसएस काफी हैं और ईएलएसएस में कितना आपको निवेश करना चाहिए? सिर्फ उतना निवेश करना चाहिए जितना कि आपके पास एटीसी में गैप हो। अगर आपका पीएफ है 40,000 रुपया, अगर आपके बच्चों का स्कूल फीस है 50,000 रुपया, तो 90,000 रुपया तो वो 2 चीज खा गए। तो मतलब आपका बचा खाली 60,000 रुपया, यानी महीने का 5,000। आप महीने का 15,000 क्यों कर रहे हो? ये मुझे समझ में नहीं आती है, नहीं आ रही है, बिकॉज आपको लॉक इन भी होता है ना, जिसको टैक्स बेनिफिट के बगैर आप लॉक इन क्यों ले रहे हो? मतलब लॉक इन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉक इन हम तब रखते हैं जब हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर टैक्स बेनिफिट भी नहीं है तो लॉक इन क्यों रखे? तो मेरे ख्याल से 2 फंड हाउस तो उनको निकाल देना ही चाहिए, ना कि वो फंड हाउस खराब है, बट इनको जरूरत नहीं। तो टोटली मेरे ख्याल जी। से 1,50,000 1,40,000 शुड बी मोर देन इनफ। तो हाँ 30,000 रुपए तो कम करना ही है। और इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, बट ये सब सारे फंड हाउस अच्छे हैं। मतलब आईपीओ का टैक्स सेविंग स्कीम अच्छा है, डीएफसी का अच्छा है, डीएसपी का अच्छा है। तो कोई निकालने का कोई सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन डेफिनेटली अमाउंट कम करें, या तो सब में अमाउंट कम करें, या 2 फंड बंद कर दें, या 3 फंड बंद कर दें, और देखें एटीसी में उनको सच में जरूरत कितना है। मेरे ख्याल से 1.5 लाख की जरूरत तो किसी को नहीं हो सकती है। कुछ और खर्चा तो होगा ही ना, बच्चों का स्कूल फीस होगा, होम लोन हाँ, रिपेमेंट वही होगा, एक पीएफ जानकारी की कमी होती पीएफ है पीवी सर, हाँ। जिसके चक्कर में लोग इस तरह का निवेश कर बैठते हैं। लेकिन आपने सही नहीं कहा बट एक। जी। नहीं बट एक तो क्लियर है कि 1,80,000 तो करना ही नहीं है ना, हाँ हमको मैक्सिमम एग्जैक्टली। 1.5 लाख करना है। हाँ इनको 1.5 लाख से कम करना है, कितना कम हो मुझे हमें नहीं पता, बट 30,000 का एसआईपी तो बंद करना ही करना है। तो महीने का 2,500 का एक 3,000 वाला तो बंद करना ही है, कोई भी एक तो बंद करने हैं। सब और अच्छे दूसरी फंड बात, जैसा हाउसेस कि हैं। आपने कहा कि लॉक इन होता है और ये एसआईपी से निवेश कर रहे हाँ हैं पीवी सर, तो एसआईपी से निवेश करने के हाँ लिए हर एसआईपी के लिए 3 साल पूरे करने होंगे, इनको शायद ये जानकारी भी नहीं करेक्ट। होगी। हाँ करेक्ट, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, पीपीएफ अगर मैंने खोला तो हाँ 15वें साल 14वें साल में जो पैसा डालता हूँ हाँ वो 16वें साल में मुझे मिल जाती है। लेकिन ईएलएसएस में ऐसा नहीं है। ईएलएसएस वो भी मैं एसआईपी करता हूँ तो हर एक कष्ट के लिए, जिसका किस्त के लिए जब मैं करता हूँ, वो हर एक का 36 महीने का लॉक इन होता है। तो मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट और 3 साल के बाद ही बाहर आएगा, तो दैट ऑल्सो यू शुड नो। बट एनीवे 1.5 लाख रुपए तो पहले मैक्सिमम 1.5 लाख करना है, तो 30,000 का एसआईपी तो बंद करना है। चलिए, तो यहाँ पर ये बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में करने होंगे और टैक्स सेविंग के लिहाज से एटीसी में क्या क्या विकल्प है, एक बार उसको आप जांच परख लें। अपनी सहूलियत के मुताबिक आप विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हरेंद्र कुमार। नमस्कार हरेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया है। कहाँ से बोल रहे हैं सर, कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ जी, मैं उत्तराखंड उदयपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से बोल रहे हैं, हाँ बताइए जी। सर क्या करते हैं आप, क्या सवाल है? मैं जॉब करता हूँ। एक्चुअली सवाल तो मैं काफी दिन पहले भेजा था, तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। ये क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड सवाल है ना? हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली मैं पहले ये क्रिटिकल इलनेस देख रहा था, जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली मेरे पास और भी इंश्योरेंस है, जैसे टर्म प्लान भी मैंने ले रखा है 1 करोड़ का, और हेल्थ इंश्योरेंस भी है रॉयल सुंदरम का 5 लाख का, जो कि नो क्लेम बोनस के तहत अब 8 लाख का हो चुका है। और एडीएफसी एर्गो का मेरे पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। वेरी गुड। और मैं ये क्रिटिकल इलनेस देख रहा था, जो कि मैंने लास्ट मंथ आदित्य बिरला का ले चुका हूँ। अच्छा ये भी, हाँ, ये भी 25 लाख का है। अच्छा। तो हाँ, तो इसके बारे में कोई रिव्यू हो तो वो बता दीजिए। एक्चुअली मुझे बेस्ट क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस का वो चाहिए था, ऑप्शन चाहिए था, बट वो तो मैं ले चुका हूँ। काफी दिन पहले मैंने सवाल भेजा था ये। चलिए, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपसे बात करके मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी और मेरे ख्याल से पीवी सर भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। इन्होंने सही तरह के इंश्योरेंस खरीदे हैं पीवी सर, जिसका जो उद्देश्य होता है प्रोटेक्शन का, रिस्क कवर का, उसी तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज उन्होंने खरीदी हैं। टर्म प्लान है, हेल्थ प्लान है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इंश्योरेंस भी ले चुके हैं, उस पर आपकी सलाह चाहते हैं। तो वो तमाम दर्शक जो कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो अगर आपको निवेश करना हो ना, तो इस तरह का निवेश करना चाहिए जहां पर आपको जान की सुरक्षा मिले, अपनी लाइबिलिटीज को आप कवर कर सके। पीवी सर बताएं क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। हरेंद्र कुमार जी, आपको एक अच्छी बात है कि जब आप क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लेते हैं वो तो 1 ही साल का होता है। अगले साल आप फिर से प्रीमियम भर रहे हो, तो 1 साल के बाद आप इसको फेंक भी सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिरला का अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको जो कंपनी पसंद है, अगर मैं कोई कंपनी का नाम बोलूं और जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है तो आप शायद पसंद नहीं करेंगे। आपने HDFC एर्गो से लिया है, HDFC एर्गो का भी क्रिटिकल इलनेस है। आपने रॉयल सुंदरम लिया है, रॉयल सुंदरम का भी क्रिटिकल इलनेस देख लीजिए। 2-3 क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज एक साथ लीजिए, आप खुद कंपेयर कीजिए और इसके जो डिटेल्स है ना, आप या तो कोई बहुत अच्छे एजेंट से बात कीजिए जो 40-45 साल का हो। जब मैं 40-45 साल का कहता हूँ, जिसके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो। या इससे बेहतर ये होगा कि आप आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाके दिखाएं और पूछें कि भाई ये क्या कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ये कहते हैं कि ये किडनी फेलियर, आपका दोनों किडनी फेल होके 90 दिन के बाद ये क्लेम मिलेगा, मान लीजिए ये नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों किडनी फेल होने के बाद आदमी 90 दिन नहीं जी पाता है, राइट। सो ये क्रिटिकल इलनेस जो है ना, वो समझना बहुत मुश्किल है। मैं ये सलाह दूंगा कि आप कोई या तो आप कोई एजेंट के पास जाइए जो समझदार हो। ऐसे नहीं कि जो 22 साल का लड़का जिसने आज एजेंसी लिया, बोला हाँ सर ले लो, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जी। आप किसी जानकार के पास जाइए, भले वो कोई इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय क्यों ना हो, उससे डिटेल्स पूछिए। मतलब वो कोई जनरल इंश्योरेंस का होगा, और आपके फैमिली डॉक्टर के साथ बैठ के वो डिस्क्राइब कीजिए कि ये कवर होता है, ये कवर होता है, ये वर्थ है कि नहीं। तो अगर आपको लगेगा वर्थ नहीं है तो आप लीजिए ही मत। या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो 5-5 लाख के 3 कंपनी से लीजिए या 10-10 लाख के 3 कंपनी से लीजिए, दैट विल बी बेटर। क्योंकि ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, किसी को समझ में नहीं आता, बेचने वाला भी समझता नहीं है, खरीदने वाला भी समझता नहीं। हरेंद्र जी, जांच पड़ताल आपको थोड़ी सी करनी होगी और आपको बारीकी से समझकर निर्णय लेना होगा। अगले दर्शक लेंगे जो कि हमारे शो का आखिरी सवाल होगा। संजय कुमार झा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। झा जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हूँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ। बताइए, आपने कुछ नया जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में या जो डिटेल्स दी हैं वही हैं? नया वैसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक टर्म प्लान है HDFC का। सर म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास HDFC हाइब्रिड है, ICICI ब्लू चिप है, मिरर एसेट का लार्ज कैप है, आपने एक्सेस का लॉन्ग टर्म इक्विटी भी लिया हुआ है। यस यस यस। तो कुल मिला के अभी आपका निवेश कितना है? हर महीना SIP कर रहे हैं ना? एक दूसरा, हाँ, एक मेरे का टैक्स सेवर फिर इधर मैं ऐड किया हूँ, और एक ICICI का टेक्नोलॉजी। ये क्यों जोड़ा? प्रूडेंशियल उसका परफॉर्मेंस देख रहा था, ऐसे ही मैं खुद से ही जोड़ा हूँ, किसी से सलाह नहीं लिया। अच्छा। मुझे लगा जो इसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है और दूसरे में कोई ऐसा खास ग्रोथ नहीं दिख रहा था। अच्छा, तो अभी कुल मिला के 10,000 है कि 12,000 हो गया है? 12,000 हो गए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कब से शुरू है और 10 साल के लिए आप निवेशित रहना चाहते हैं, ये जानकारी मेरे पास है, लेकिन किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट? मेरे पास 10 इयर्स बचे हैं टू गेट रिटायरमेंट। इस बीच में मेरे 2 गोल हैं। बेटी का शादी करवानी है, जो अभी शीज इन परसुइंग फिजियोथेरेपी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक रिटायरमेंट का पर्पस हो, और उसकी शादी में जो इन्वेस्टमेंट में एक प्राइवेट सर्विस करता हूँ। तो चलिए पीवी सर, मेरे पास केवल 1 ही मिनट का समय बचा है, लेकिन जिस तरह से थोड़ी सी क्लैरिटी आई है संजय कुमार झा जी के सवाल पर, आप क्विकली बोलिए कि शादी कब है। अगर शादी 10 साल से पहले है तो मैं तो मानूंगा कि अभी, हाँ, तो जो पैसा 6 साल के बाद ही, 5 साल तो कोर्स ही होंगे, उसके बाद तो 5-6 साल का समय है पीवी सर। 5-6 साल का समय है, तो वो पैसा थोड़ा सा एटलीस्ट 50% आप निकाल के कोई शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में डालिए, डेट फंड में डालिए, क्योंकि ये मार्केट बहुत हाई है और ये हो सकता है कि मार्केट गिर के 5-6 साल रिकवर नहीं कर पाए। तो शादी का पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं उसको आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही रखें। बाकी आपका ठीक है, लेकिन आप 2-2 हजार के SIP न करें। अगले बार जब आपको इंक्रीज करना है तो इसी फंड में से करें। मैं तो मानता हूं कि आप ये HDFC का हाइब्रिड बंद कर सकते हैं, ICICI ब्लू चिप बंद कर सकते हैं, मिराय लार्ज कैप बंद करके आप UTI के इंडेक्स फंड में या ICICI के इंडेक्स फंड में 6,000 रुपए का SIP कीजिए। 2-2 हजार के 3 करने से अच्छा 6,000 का एक, वो भी इंडेक्स फंड में डायरेक्ट कर दीजिए। उसमें आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब इंडेक्स फंड से शायद अंडर परफॉर्म ही करेंगे।
और बच्ची की शादी के पैसे आप शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में डेट फंड में जोड़िए या बैंक डिपॉजिट में भी जोड़ सकते हैं। इक्विटी फंड में 5 साल की अवधि के लिए निवेश करना इस स्टेज पे काफी रिस्की लगता है, ना करें वो बेहतर है। जी चलिए, तो यहाँ पर संजय जी आपको थोड़ा सा किश्तों में पैसे निकालना होगा और ख़ास तौर से आपको जिन पैसों की तुरंत ज़रूरत है उनको आपको निकाल लेना चाहिए। आप स्टैगर्ड वे में ये पैसे निकाल सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने निवेश में आप बरकरार रहेंगे, अपने निवेश को बढ़ाएंगे ही। इसी के साथ पीवी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकाल कर दर्शकों को मार्गदर्शन देने का और उनके पोर्टफोलियो पे उनको सही सलाह देने का। इसी के साथ मनी मंत्रा में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET न्यूज़ प्रदेश पर ही। नमस्कार।